मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 30वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। उसके क्या केमिकल एप्लीकेशंस हैं उसको विस्तार से उदाहरण के साथ हमने इस वीडियो लेक्चर में समझाया है और इसको एस्का भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। आपको मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में जब रेडिएशंस डाले जाते हैं तो अगर एनर्जी कम होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं कोर के वो भी निकल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रूप होता है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और यहाँ पर जैसा कि क्लियर है कि एक्स रेस का यूज़ किया जाता है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और जब एक्स रेस को हम इंसिडेंट करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। और जैसा कि पहले आप देख चुके होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं ये एक हेमीस्फेरिकल ट्यूब से पास होते हैं और एक तरह का ये एनर्जी फिल्टर है। यहाँ ऊपर आउटर जो सरफेस होती है यहाँ ऋण आवेश लगाया जाता है पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल और ये ट्यूब से होते हुए यहाँ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में कलेक्ट होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं, फिर हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। अगर एक्स रेज हम यूज़ करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा जाता है एक्सपीईएस या एक्सपीएस भी आप कह सकते हैं और इसी को एस का भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में होते हैं, बाहरी शेल में होते हैं, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं कोर शेल में, चूंकि न्यूक्लियस के पास हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, हाई होती है, पर काइनेटिक एनर्जी कम। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो लगभग 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे काम करती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो बीम है ये निकलती है और ये इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है एक सॉफ्ट मेटल टारगेट से, जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से टकराने के बाद ये एक्स रेस यहाँ से निकलती हैं और ये एक्स रेस होती हैं पॉलीक्रोमेटिक, मतलब इनकी जो वेवलेंथ है इसमें कई प्रकार की वेवलेंथ वाली एक्स रेज होती हैं। अब इनको मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल यूज़ करते हैं जो कि मोनोक्रोमेटर की तरह कार्य करता है। ये देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और यहाँ से गुजरने के बाद ये जो एक्स रेज हैं ये पूरी मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनकी एनर्जी होती है 1486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक्स रेज टकराती हैं सैंपल से और ये जब सैंपल से टकराती हैं तो 10 से 100 आंगस्ट्रम तक की जो डेप्थ है वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं एटम्स के, उनसे इलेक्ट्रॉनों को वो बाहर निकाल सकती हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर आपको जैसा मालूम है कि हेमिस्फेरिकल ट्यूब से होकर जाते हैं और यहाँ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में कलेक्ट होते हैं और हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है और इस हेमिस्फेरिकल ट्यूब को इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर भी कहा जाता है। अब देखें हम कि जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है वो किस तरह का प्राप्त होता है। पहले भी आपको बताया था कि वाई एक्सिस में इंटेंसिटी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और एक्स एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी ली जाती है। बाइंडिंग एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर कम होती है और इस प्रकार एक ये टिपिकल स्पेक्ट्रा है एक एक्सपीएस या एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। इसमें देखिए आप तीन मूल रूप से ए और बी, ये दो ही पीक लिए हैं हमने। ये पीक ए है और ये पीक बी है। पीक बी में आप देखिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, 50 से थोड़ी ज़्यादा है, और पीक ए की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, लगभग कहना चाहिए कि 80-90 होगी या 70 होगी।
तो ए की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस के पास है, इनर शेल से निकला है। और बी की बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस से दूर है। तो जो न्यूक्लियस से दूर होगा बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम होगी, पर काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रा हैं वो प्राप्त होते हैं एक्सपीईएस में या एस्का में। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो एस्का है उसका केमिकल इंटरप्रिटेशन में या स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन में किस प्रकार से हम उसका यूज़ करते हैं, कैसे समझाते हैं। पहला उदाहरण हम देंगे लिथियम का। लिथियम आपको मालूम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 इसका अर्थ हुआ कि एक तो 1s शेल का इलेक्ट्रॉन है और एक 2s शेल में इलेक्ट्रॉन है। जब अल्ट्रा वायलेट रेस हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है और ये इनर कोर शेल का। अब चूंकि दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसलिए निश्चित रूप से हमको दो पीक प्राप्त होते हैं। एक पीक हमको प्राप्त होता है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा 10 से ज़्यादा होती है मेगा जूल्स पर मोल की इकाई में, और दूसरी जो पीक प्राप्त होती है वो एक से थोड़ा सा ज़्यादा 0.8 0.9 समथिंग, इसमें हमको पीक प्राप्त होती है बाइंडिंग एनर्जी की। तो ये हाई बाइंडिंग एनर्जी है, ये लो बाइंडिंग एनर्जी है। अब आप देखिए पहली वाली जो पीक है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो नेचुरली वो उस शेल से निकले होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जो न्यूक्लियस के पास है, मतलब 1s2। और इसी तरह से जो दूसरी पीक है जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम है, तो उस शेल से इलेक्ट्रॉन निकला होगा जो न्यूक्लियस से दूर है। तो ये जो पीक है ये 1s2 के कारण है और ये जो पीक है ये 2s के कारण है। अब चूंकि तो इस प्रकार से दो पीक यहाँ पे हमको प्राप्त होती हैं लिथियम के अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में। अब यहाँ पे आप देखिए इसका पीक एरिया ज़्यादा है और इसका पीक एरिया कम है। और अगर इन दोनों के पीक एरिया का रेशो हम देखेंगे तो ये 2:1 आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ दुगनी है, यहाँ कम है, इसलिए पीक एरिया यहाँ डबल है और यहाँ इसका आधा होता है पीक एरिया। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है पीक एरिया। तो इस प्रकार से ये हो गया लिथियम का अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। अब दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2 p4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें आप देखिए जब एक्स रेज हम यूज़ करते हैं तो तीन तरह के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। एक इनर शेल से 1s से निकलेगा, एक 2s से निकलेगा और एक p से निकलेगा, 2p से निकलेगा। तो इस प्रकार न्यूक्लियस के सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन है या जो शेल है 1s है, तो इसके कारण जो पीक मिलती है 1s2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उसकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 100 मेगा जूल्स पर मोल है। यहाँ पे देखिए आप दूसरी जो पीक है वो 2s2 इलेक्ट्रॉन के कारण है, बाइंडिंग एनर्जी कम है। तीसरी जो पीक है वो 2p इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण प्राप्त होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी और कम है। तो इस प्रकार एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है उसमें तीन पीक मिलेंगी। पहली पीक 1s2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, दूसरी 2s2 के कारण और तीसरी 2p4 के कारण। तो कुल मिला के एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कौन सी शेल से निकले हैं ये हम स्पेक्ट्रा देख के समझा सकते हैं। ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके पीक एरिया का जो रेशो है, चूंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है 1:1:2 होगी। तो इसी अनुपात में उनका पीक एरिया भी होता है। तीसरा एग्जाम्पल है आर्गन का, अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा आर्गन का। तो यहाँ पे देखिए आप आर्गन में
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 18। अब इसमें क्या होता है, अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ करने के कारण चूंकि उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, तो केवल 3s इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल पाते। तो जब अल्ट्रा वायलेट हम यूज़ करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो 3s का है वो निकल जाएगा, और इस प्रकार आर्गन को हम बोलेंगे कि ये 3s आयनाइज्ड आर्गन का एटम है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है 3s से, 3s का मतलब होता है तीसरी शेल है, न्यूक्लियस से दूर होगी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कंपैरेटिवली कम होती है। तो हमको एक ही पीक मिलेगी UPES में, और वो लगभग 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास बाइंडिंग एनर्जी के कारण मिलती है। तो UPES अगर आर्गन का हम रिकॉर्ड करेंगे तो एक ही पीक हमें प्राप्त होगी, और ये बाइंडिंग एनर्जी का मान चूंकि कम है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, 3s से निकला है। परंतु अगर एक्सरेज यूज करें हम, तो अगर एक्सरेज यूज करते हैं तो हमको दो पीक प्राप्त होती हैं। कैसे, देखिए दो पीक प्राप्त होती हैं। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, और क्या होता है आपने पढ़ा होगा टर्म सिंबल्स में भी, और एल एस कपलिंग भी आपने पढ़ी होगी। तो एल और एस कॉम्बिनेशन के कारण ये जो 2p शेल है, ये 2p शेल दो शेल में स्प्लिट हो जाती है। इसको कहा जाता है, एक है 2p हाफ और एक है 2p 3/2। तो इस प्रकार आर्गन के दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे संभव हैं, ये भी जिसमें 2p 3/2 है, और एक 2p इसमें हाफ है। 2p 3/2 थोड़ा सा एनर्जी में ऊपर होता है, ज़्यादा होता है, और 2p हाफ जो शेल होती है वो थोड़ा सा एनर्जी में कम होती है, नीचे होती है। अब क्या होता है, जब एक्सरे यूज़ की जाती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो 2 शेल के हैं, सेकंड शेल के हैं, 2p के हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 2p 3/2 से निकला है, इस एनर्जी लेवल से निकला है, तो चूंकि 2p 3/2 थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो ये देखिए, जो 2p 3/2 के कारण जो पीक मिलेगी, उसमें बाइंडिंग एनर्जी आ रही है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि इलेक्ट्रॉन 2p 1/2 से निकलता है, तो 2p 1/2 कंपैरेटिवली इसकी तुलना में चूंकि न्यूक्लियस के पास है, इसका अर्थ होगा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो उसके कारण जो पीक मिलेगी उसमें बाइंडिंग एनर्जी है 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा अधिक, तो दो पीक मिलती हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की 2p हाफ के कारण, और एक मिलती है थोड़ा कम बाइंडिंग एनर्जी की 2p 3/2 के कारण। दोनों के पीक एरिया को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे इसका जो पीक एरिया है वो इससे डबल होता है। उसका कारण क्या है कि मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालेंगे, तो इसमें मल्टीप्लिसिटी आएगी 4, 2j+1 फार्मूले से यहाँ पे 4 आएगी, और 2j+1 फार्मूले से यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ केवल 2 आएगी। तो इस प्रकार यहाँ का पीक एरिया 2p 3/2 का डबल होता है 2p हाफ से, पर बाइंडिंग एनर्जी इस पीक की ज़्यादा होती है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। अब एक और एग्जांपल है एजाइड आयन। एजाइड आयन आपको मालूम है N3- होता है, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 तरह के नाइट्रोजन एटम होते हैं। एक नाइट्रोजन एटम बीच में होता है, सेंट्रल, और दो टर्मिनल होते हैं, इस पे प्लस चार्ज होता है, इन दोनों पे माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3 होता है। अब चूंकि 3 नाइट्रोजन हैं और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है, तो हमको लगता है केवल एक पीक प्राप्त होना चाहिए। पर होता क्या है, एजाइड आयन के एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में हमको दो पीक प्राप्त होती हैं, और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि इसमें दो तरह के नाइट्रोजन एटम हैं। एक है टर्मिनल और एक है सेंट्रल। तो जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी
उसकी ज़्यादा होगी, और अगर टर्मिनल नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। उसका रीज़न ये है कि ये जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा स्ट्रांगली बंधे होंगे, उससे हेल्ड होते हैं, मजबूती के साथ बंधे होते हैं, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की। पर जो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल नाइट्रोजन में उपस्थित हैं यहाँ पे ऋण आवेश हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और इसलिए वो न्यूक्लियस के साथ इतनी मजबूती से नहीं बंधे होंगे जितनी सेंट्रल नाइट्रोजन में होते हैं, और इसलिए यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो दोनों स्पेक्ट्रा में देखिए आप, ये इसमें बाइंडिंग एनर्जी 410 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो दो पीक प्राप्त होती हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एजाइड आयन। अब हम आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल N2O। यहाँ पे भी आप देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी दो तरह के नाइट्रोजन हैं, एक सेंट्रल और एक टर्मिनल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। अब चूंकि दो तरह के नाइट्रोजन हैं तो दो तरह की हमको पीक्स मिलेंगी। अगर सेंट्रल नाइट्रोजन को हम देखें तो चूंकि एक तरफ ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ बंधे होंगे, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, 412 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और टर्मिनल नाइट्रोजन चूंकि ऑक्सीजन से दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कंपैरेटिवली इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन उतनी मजबूती से नहीं बंधे होंगे न्यूक्लियस से, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम है। तो इस प्रकार N2O मॉलिक्यूल में हमको दो पीक मिलती हैं, 412 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे और 408 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ये एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें आप देखिए कि इसमें 1s को नीचे है, चूंकि उसको नहीं लिया है हमने, ये 2s शेल ली है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पे आप देखिए पाई 2p पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक सिग्मा बॉन्ड होती है और दो पाई बॉन्ड यहाँ पे दो पाई ऑर्बिटल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलने की यहाँ पे तीन साइट हैं, एक तो सिग्मा स्टार 2s है और एक पाई 2px है, ये ग्रीन से दिखाई गई है, पाई 2py है, इनकी एनर्जी लगभग समान होती है, और तीसरी है सिग्मा 2pz। तो इसको हमने कहा है साइट A, इसको साइट B और इसको साइट C। अब चूंकि तीन साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे तीन पीक प्राप्त होती हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है साइट A से, चूंकि न्यूक्लियस के पास है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक पीक मिलती है। यहाँ पे साइट B से आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल पीक्स मिलती हैं, और यहाँ पे साइट C से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमको एक पीक मिलती है 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। चूंकि जो C है ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस से दूर है तो बाइंडिंग एनर्जी कम है। A मतलब सिग्मा स्टार 2s न्यूक्लियस के पास है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और बीच में यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है पीक की, इसका कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, चाहे पाई 2py से निकले या पाई 2px से, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है झटके से, तो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेशन के कारण उसमें कई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमको मल्टीप्लिसिटी या मल्टीपल पीक्स यहाँ प्राप्त होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका अगर XPS हम देखेंगे तो दो पीक A, B और C मिलते हैं, परंतु जो B पीक होती है, जो पाई 2py और पाई 2px के कारण होती है, वहाँ पे पीक की स्प्लिटिंग हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है। एक और एग्जांपल है इथाइल एस्टेट का, इथाइल ट्राईफ्लोरो एस्टेट मॉलिक्यूल का, इथाइल एस्टेट नहीं, इथाइल ट्राईफ्लोरो एस्टेट CF3COO CH2CH3। इसमें आप देखिए कार्बन 1s2 2s2 2p2 होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए चार तरह के कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, ये बीच में है, यहाँ पे फ्लोरीन है 3, यहाँ पे एक तरफ कार्बन है और एक तरफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए कार्बन है और
हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन है। मतलब चारों जो कार्बन है उनका जो एनवायरनमेंट है केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो हमको 4 पीक यहाँ पे प्राप्त होती है। पहली पीक जो टर्मिनल कार्बन से है, जिसके आसपास 3 फ्लोरीन है। तो चूंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत मजबूती से न्यूक्लियस से बंधे होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे होगी। तो देखिए एक पीक मिलेगी 292 पे। यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई है 290। यहाँ पे चूंकि हाँ यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी अधिक है, पर 292 से कम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम है। और ये एकदम एक्सट्रीम का जो कार्बन है उसमें एक तरफ 3 H हैं मिथाइल ग्रुप होने के कारण, और यहाँ पे कार्बन है, इसलिए यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। तो इस प्रकार से इथाइल ट्राईफ्लूरोएस्टेट मॉलिक्यूल में 4 पीक प्राप्त होती हैं, जो दर्शाती हैं कि 4 अलग अलग कार्बन एटम हैं और उनके एनवायरनमेंट भी अलग अलग हैं। तो इनसे इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी के निकलेंगे। तो ये हमारा इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। और जो नेक्स्ट अगला वीडियो होगा हमारा, उसमें हम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।